हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टर्म 1 में आ चुका है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं हमारे एप्लीकेशन में। तो अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। उसमें अभी गर्मी की छुट्टी में ना फ्री में कोर्स चल रहा है, तो वो कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका नाम MD सर ऐप ही है, और जैसे हमारे चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का चैनल भी दे दूंगा, जहाँ पर आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिए हैं वो मैं अपने पूरे इंडिया से, देखो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग ही मुझे इस क्वेश्चन पेपर को सेंड किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पेपर है ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, यानी कि कोलकाता साइड के जोन का है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पहले टर्म में। तो टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इस वाले क्वेश्चन पेपर में टोटल 25 या 26 क्वेश्चन थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर वो फोटो थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन लिए हैं। 16 में से हम लोग यहाँ पर 12th क्वेश्चन को इस वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक रहेगा वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स। देखो यहाँ पर फोटो चूंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको रीड करके समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमको 2 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। एक सेकेंड, पेन ले लेता हूँ। पेन का कलर अपने को वाइट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए पेन, ये वाला पेन चलेगा अच्छे से। तो हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैं फटाफट सॉल्यूशन करके आपको बताते जाऊँगा कि पहले वाले क्वेश्चन में से कहा गया है कि जो 3/5 है और हमसे कहा गया है 4/5, इन दोनों के बीच में अपने को 3 इरेशनल नंबर चाहिए ना। कितने इरेशनल बोले थे यहाँ पर? फाइंड 2 इरेशनल नंबर। चलो 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको आप लोगों को इसके डेसिमल फॉर्म में लेकर के आना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फटाक से डिवाइड दे देंगे। पहले 3 को डिवाइड देंगे 5 से, तो यहाँ पर हमारा छोटा नंबर हो जा रहा है, तो डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा करके इसको लिखेंगे 5 6 जा 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारा जो 3/5 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 या फिर 0.6 भी आप इसको लिख सकते हो। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 4/5 जो उसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 4 को डिवाइड देंगे 5 से, तो फिर से वैसे करना पड़ेगा, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 8 जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.8, यानी कि अगर 4/5 लिखा जाए तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 0.8। अब आप क्या करो कि अब इनके बीच में इरेशनल नंबर पता करो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड इरेशनल नंबर हैं, आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर कोई भी डिजिट है तो उसके आगे 0 0 करके लिखा जा सकता है, उससे उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। ये मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया था। 0.6 है तो उसको 0.600 बनाया जा सकता है, यानी 600। वैसे इसको मैं बना देता हूँ 800। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि 600 और 800 के बीच में कितने सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3 या 2 बोला था ना, चलो मैं 3 लिख देता हूँ। 3 इरेशनल नंबर्स आर, है ना। नंबर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे वो समझो। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं कि जो हमारा कंटिन्यू बढ़ते चला जाता है, ना ही वो हमारा टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं जल्दी से एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो 2.21, फिर 211, फिर 2111, फिर 2111 4 टाइम पे कर दिया। तो यहाँ पर ये नंबर मेरा ना ही डेसिमल के बाद रुक रहा है, ना ही खत्म हो रहा है, और ना ही एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 21 आया, फिर 211 आया, फिर 2111 आया, यानी कि अलग अलग नंबर आते चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में हम कौन से इरेशनल लिख सकते हैं। जैसे देखो मान लो अगर ये 600 है तो 0.601 कर देता हूँ इसको मैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 001 कर देता हूँ, फिर उसके बाद 0001 कर देता हूँ। तो ये जो नंबर होगा, देखो ये हमारा 600 था, ये 601 से ही आगे जा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में ही आएगा, 600 और 800 के बीच में आएगा। तो एक नंबर ये मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं एक 7 वाला भी ले लेता हूँ, एक और 6 वाला ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो 0.602 ले लेता हूँ, ठीक है। 602 ले लिया, 600 और 800 के बीच में तो 602 आएगा ना। बस एक नंबर आपको लेना है और उसको इरेशनल बना देना, चाहे कैसे बनाओ। जैसे मैंने 602 ले लिया, अब मैं यहाँ पर एक और 0 लगा देता हूँ, फिर 2 0 लगा देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास 602 हो गया, फिर 602 000 कर दो। इस तरीके से आप लोग इसको इरेशनल बनाते चले जाओ। तो हमारा ये 602 है और हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है और हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर डैश 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 ऐसे लगाया जाता है, इसमें भी आप लोग डैश डैश लगा लेना। कभी भी जो हमारा नंबर
टर्मिनेट नहीं होता, उसको हम लोग डैश डैश कर देते हैं, इसका मतलब वो अनलिमिटेड चलता चला जा रहा है। वैसे एक नंबर हम लोग मान लो 7 से ले लेते हैं, इससे हम लोग 603 वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 7 से बना देता हूँ। जैसे मान लो मैं 701 ले लिया, फिर 001 ले लिया, फिर 0001 ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग इतने सारे नंबर बना सकते हो कि जो खत्म ही नहीं होगा। अब अपने मन से बहुत सारे नंबर बना सकते हो। जैसे अगर इसको मैं 6000 और 8000 ले लेता तो मैं फिर 6001 से बना सकता था। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं। आपके जो टीचर जरूरी नहीं कि जो स्कूल में लिखा है हो आप वही आंसर लिखो तो सही होगा। रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं ना किसी भी दो नंबर के बीच में, वो बहुत सारे होते हैं, उसको हम लोग अनलिमिटेड है, वो काउंट ही नहीं कर सकते अपन। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड वाले में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √2, यानी √2 और √3 के बीच में अपने को इरेशनल नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको √2 और √3 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको √2 और √3 का वैल्यू पता है तो आप उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। अगर वैल्यू नहीं पता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने आपको कॉपी में सिखाया था कई बार क्लास 9 में जब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे तो कि √2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा अभी आने वाले टाइम पे कि √2 का वैल्यू निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या √3 का वैल्यू निकालना। एक बार मैंने पहले भी सिखाया, फिर मैं आगे भी कंटिन्यू सिखाते रहूँगा ताकि जो नए बच्चे हैं वो सीख सकें। तो वैल्यू कितना होता है हमारा, √2 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.414 और √3 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो ये होता है हमारा 1.732। अब हम लोग को इसके बीच में रैशनल नंबर बताने हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए, जो डेसिमल के फॉर्म में आ जाए। तो इसको आप लोग नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मान लो ये 1.41 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5। इन दोनों के बीच में हमारा 1.5 तो आएगा ही, तो 1.5 लिख लो। उसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इनके बीच में हमारे पास 1.6 भी आएगा, ठीक है। इसी के बीच में हमारे पास 1.55 भी आएगा। कुछ भी नंबर लिख सकते हो जो हमारा कंप्लीट होता हो और डेसिमल के फॉर्म में आता हो, है ना। अब इसको आप लोग चाहो तो कन्वर्ट करके भी बता सकते हो। अगर एग्जाम में टीचर बोले कि नहीं कन्वर्ट करके तुम रैशनल फॉर्म में लिखना, P/Q के फॉर्म में लिखना। जैसे तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग ने क्या किया, मेन काम रहता है √3 और √2 का वैल्यू यहाँ पर लिखना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब निकल जाएगा हमारे पास तो उसके बाद फिर हम लोग, अब देखो 1.4 है तो 1.4 और 1.7 के बीच में ही आएगा, 1.6 भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, 1.55 भी इन दोनों के बीच में ही आएगा, 1.45 भी लिखता तो इनके बीच में ही आता। अब इसको हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इसको मैं 15/10 लिख सकता हूँ ना, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15/10 लिख सकता हूँ। अब ये कट हो जाएगा मेरा 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 3/2 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 से कट होकर के 2×8 = 16, 2×5 = 10। तो ये सब जो नंबर निकल रहे हैं, ये वाला नंबर हो गया, ये नंबर निकल गया, ये P/Q के फॉर्म में भी आ गया, और ये नंबर जो होंगे इनके बीच में ही होंगे, यानी √2 और √3 के बीच में होंगे। वैसे इसको भी निकाल लो आप लोग, 1.55 है ना, तो इसको 155 डिवाइड बाई में 100 लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब ये 5 से कट हो रहा है तो 5 से कट कर लो, 5×2 = 10 हो गया, नीचे 0 आ गया, ऊपर में 5×3 = 15 हो गया और 5×1 = 5 हो गया, यानी कि 31/30। तो इस तरीके से हमने 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। आप लोग बहुत सारे और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर थे, सेम टू सेम टाइप से क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहे हैं कि द गिवन फिगर है ना, यहाँ पर ये जो गिवन फिगर है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि कभी भी हमारे पास, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तो साइड में हो जाए, यहाँ बगल में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमको दिया हुआ x+3, x+ में 20 और x+ में 7, इस टाइप से एक डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा वैसे तो, फिर भी मैं एक बार बना देता हूँ रफली डायग्राम, ठीक है। तो हमारे पास कितना भैया x+3 है, तो x+3 लिख लेता हूँ मैं, फिर x+20 है, ये वाले एंगल का वैल्यू, और फिर लास्ट जो एंगल है वो हमारा x+ में 7 है, ठीक है। तो अगर इन तीनों को हम लोग जानते हैं कि अगर एक सीधी लाइन में बनने वाले 3 एंगल जो होते हैं, या जितने भी एंगल बनते हैं, उन तीनों का जो सम होता है 180 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट कि हमारा जो x+3 है उसमें अगर हम लोग प्लस कर दें x+20 को, और उसमें अगर प्लस कर दें x+7 को, तो इन तीनों का सम हमारा 180 होगा। 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। यहाँ पर आप लोग लिख भी देना इसको, स्ट्रेट लाइन वाले एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब तीनों का सम 180 हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x और x 3 बार है तो इसको 3x कर दो, ये हो जाएगा हमारा 20 और 7 27 और 3 30, तो 30 कर दो, इक्वल टू उस साइड में 180 है, ये 30 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 150, क्योंकि 30 हम लोग का जब 180 से माइनस होगा तो 150 आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 150 डिवाइड बाई में 3, इसको कट करोगे तो 3 5 = 15 आएगा, और ये 0 उतर जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो 50 डिग्री है। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे
यहाँ पर भी x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी, और फिर तीनों को हम लोग क्या करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे। यानी कि x का वैल्यू तीनों को सॉल्व करके देखना आप लोग, जहाँ जहाँ आपने x लिखा है ना वहाँ पे 50 पुट करना और देखना कि हमारा टोटल 180 आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाएगा इसका मतलब आपका आंसर सही है, आ ही जाएगा, क्योंकि देखो इन तीनों को हमने प्लस किया था तो हमारा 30 आया था, ये 50 और ये 50, 150 हो जाएगा। 150 और 30 कितना होता है, 180 ही तो होता है ना। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो बिल्कुल सही है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो अगर हम लोग x प्लस वाई में z प्लस कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा 10 प्लस z के। यानी इधर भी अगर अपन z प्लस कर दें लेफ्ट में भी तो राइट में भी z प्लस करेंगे तो हमारा इक्वल ही आएगा। स्टेट द यूक्लिड्स एक्सियम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट। तो यूक्लिड का एक एक्सियम है जिसके बारे में मैंने आपको क्लास 9 के चैप्टर में शायद 5th में है एनसीईआरटी में, और आरएस में भी शायद 5th में है। तो उसके एक्सियम के बारे में हमने पढ़ा है पिछले साल, इस साल तो शायद वो डिलीटेड है हमारा पार्ट। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन से एक्सियम के थ्रू हम लोग इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सही है। तो हम लोग कभी भी जब किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी दो टर्म में जब हम लोग कोई भी तीसरा टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो हमारा नया टर्म बनता है, जो नया होल टर्म बनता है, वो क्या होता है, पुराने वाले टर्म के बराबर होता है। यानी कि उसका जो वैल्यू निकलेगा वो पुराने वाले वैल्यू के बराबर होगा, ऐसा हमारे यूक्लिड चाचा बता करके गए थे। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा ये समझाता हूँ। तो इसको ऐसे लिखोगे आप लोग कि कौन सा हमारे एक्सियम यहाँ पर काम कर रहा है, तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल को अपन ऐड करते हैं इक्वल में, देन द होल आर इक्वल। यानी कि जो पूरा जो हमारा निकल करके आता है वो भी क्या होता है, हमारा इक्वल ही आता है, होल्स आर इक्वल। यानी कि जैसे कि हम लोग के पास मान लो 3 जो है वो इक्वल है 3 के, तो अगर 3 में हम लोग इधर भी 1 ऐड करते हैं और इधर भी 1 ऐड करते हैं, यानी कि पहले जो इक्वल था उसमें अगर अपन इक्वल पार्ट ऐड करते हैं तो अब जो नया आएगा, जो होल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यही हमारे यूक्लिड चाचा ने बताया था। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 10 के, तो अगर हम लोग x प्लस वाई में यानी लेफ्ट साइड में अगर z को प्लस कर देते हैं तो राइट में भी हमारा 10 में z प्लस करेंगे तो ये हमारा बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा, दोनों साइड z को प्लस किया जा सकता है। तो ये वाला उनका थियरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए। हमसे कहा जा रहा है राइट एनी 2 यूक्लिड्स पोस्टुलेट, यानी कि यूक्लिड के जो बहुत सारे हमको पोस्टुलेट दिए हुए हैं बुक में, उसमें से कोई भी 2 आपको यहाँ पर उतार के लिखने हैं। तो जो मेरा फेवरेट है, जो सबसे आसान लगता है मुझे, वो कौन कौन सा है, याद करने में भी आसान है। तो सबसे पहला जो है वो है कि एक सर्कल जो है वो किसी भी सेंटर से या किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। कहीं पर भी मैं सेंटर ले लूँ, कितना हूँ मैं 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लूँ, 6 सेंटीमीटर रेडियस ले लूँ, उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा उनका बहुत ही सिंपल सा जो पोस्टुलेट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने भी राइट एंगल्स होंगे चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बने, वो सभी आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे, एक दूसरे के वो क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ये 2 पोस्टुलेट मुझे जो कि बहुत मजेदार लगते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको इसके अलावा अगर कोई दूसरा वाला लिखने का मन हो तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इसमें देखो 5th का ये सेकेंड पार्ट है। इफ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन बाय यूक्लिड्स एक्सियम प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। यानी कि हमको एक लाइन बोल रहा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। हमसे कहा जा रहा है कि एक लाइन है जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक ए है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है। इस तरीके से पॉइंट है जिसमें हमारा ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के, ठीक है। यही हमसे यहाँ पर कहा गया था, है ना, यही था ना, ए सी इक्वल टू बी सी। हमको प्रूव करना है कि जो ए सी होगा वो इक्वल होगा हाफ ए बी के, और इसको हम लोग को यूक्लिड के एक्सियम के थ्रू प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ ए सी जो है वो इक्वल है सी बी के, बी सी के, तो हम लोग इधर भी ए सी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी हम लोग बी सी में भी यहाँ पर ऐड कर देंगे ए सी को। यहाँ पर फिर से आप लोग वही वाला यूक्लिड का एक्सियम लिख लेना कि अगर इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, तो जो हमारा टोटल होता है वो भी इक्वल होता है। हमने इधर में भी ए सी ऐड कर दिया और इस वाले पार्ट में भी ए सी ऐड कर दिया। तो ए सी में ए सी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 AC आ जाएगा। और इधर हमारे पास बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी प्लस ए सी,
ये दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, पूरा का पूरा मेरा ए बी बन रहा है ना, तो इन दोनों के बदले में मैं ए बी लिख देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ से क्या प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो यहाँ से ये 2 को ट्रांसफर कर दो तो 2 इधर आकर के ए बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग 1/2 और मल्टीप्लाई में ए बी भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्योंकि 1/2 का जब ए बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए बी बाई 2 आ जाता है, तो बस इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो बस यहाँ पर आपको यूक्लिड का एग्जाम यूज़ करना है कि दोनों साइड हम लोग इक्वल्स पार्ट को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वही और आपको लिख लेना है यहाँ पर इक्वल वाला, मैं डैश डैश कर देता हूँ इस तरीके से, इक्वल्स आर एडेड, ठीक है, हमने इक्वल को ऐड किया, ये वाला आप लोग को यहाँ पर लिखना है एग्जाम को। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ए सी है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुँचा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस में 2√2, x का जो वैल्यू वो हमको 3 प्लस में 2√2 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 1/x का। तो x प्लस में 1/x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x और पहले 1/x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को x वैल्यू दिया है 3 प्लस में 2√2, मैं लिख लेता हूँ पहले। तो x इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3 प्लस में 2√2, हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भैया, फाइंड करना है हमें x प्लस में 1/x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, 1/x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो 1/x के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाई 3 प्लस में 2√2। अब देखो डिनोमिनेटर में कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके से एक इरेशनल नंबर आ जाता है, क्योंकि √2 है यानी कि वो इरेशनल नंबर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर प्लस वाला है तो माइनस वाले का, ये सब चीज़ मैंने आपको बुक के सॉल्यूशंस में सिखाया है। तो यहाँ पर हम ऊपर में भी 3 माइनस कर देंगे और नीचे में भी 3 माइनस 2√2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर का किया जाता है तो आंसर हमारा सेम ही रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि हमारा ये रेशनलाइज हो जाएगा। ऊपर में इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस में 2√2 ही आएगा, है ना। नीचे में हमारे पास देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 3 माइनस में 2√2 और नीचे में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 2√2 और नीचे में ये देखो 4 में से यानी 4 2 8 हो जाएगा और 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 आ गया, उसको लिखना या नहीं लिखना एक ही बराबर है। अब हम लोग इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोग को क्या बोला था, x प्लस में 1/x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो x के बदले में हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, क्या वैल्यू भैया, तो 3 प्लस में 2√2 वैल्यू है, उसमें प्लस कर देंगे 1/x का वैल्यू जो कि हमने निकाला है 3 माइनस 2√2, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग 3 माइनस 2√2 इसका वैल्यू। अब यहाँ से देखो आपका प्लस 2√2 है ना और ये माइनस वाला 2√2 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7th वाले क्वेश्चन में, जहां पर हमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू जो बना है यहाँ पर 50 डिग्री का है, पी आर डी यहाँ पर जो बना है 127 डिग्री का, 27 डिग्री का है। तो फाइंड एक्स और वाई, यहाँ पर जो एक्स बना है और यहाँ पर जो वाई बना है ये अपने को फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड होगा, बहुत ही आसान तरीके से फाइंड होगा। आपने अगर क्लास 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पैरेलल लाइन वाला, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। देखो जब कभी भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन होते हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जो कि आपस में इक्वल होता है। तो देखो ये हमारा ए बी और सी डी अगर पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको इसको रेड पेन से या किसी दूसरे पेन से करके दिखाऊं, ये देखो ये वाली लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है। यहाँ पर ये जो P और R बन रहा है लाइन, ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ पर बनेगा 50 वाला और Y वाला मिला करके वो इसके इक्वल होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा APQ जो एंगल होगा, एंगल नहीं इस वाले पेन से नहीं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वाइट पेन से ताकि क्लियरली दिखे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल APQ जो होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम रहेगा PRD। तो यहाँ पे लिखो आप लोग एंगल PRD। अब जो APQ है वो किससे किससे मिलकर बन रहा है, एक तो 50 डिग्री वाला से, एक Y से बन रहा है। तो इसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 50 प्लस में Y और इक्वल की उस साइड में हमारे पास ये PRD का वैल्यू है 127 डिग्री। अब Y का वैल्यू अगर निकालना है तो 50 को ट्रांसफर कर दो, तो 127 माइनस में 50 हो जाएगा। 127 में से 50 माइनस होगा तो 77 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपकी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
अगले में बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस में 12 देन फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि हमको एक रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में, हमको क्या करना है, इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, कितना है 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस में 12। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। 25 माइनस 35 प्लस में 12। देखो 25x स्क्वायर है माइनस 35x है और प्लस में 12 है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो आपको फॉर्मूला मेथड से, देखो मेन तो आपको क्या करना है, इसमें से अगर लेंथ और ब्रेथ निकालना है, यानी कि एक तरह से कह लो आप x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म से फैक्टराइज कर लें, या फिर दूसरा इसको स्प्लिट करके कर लें, जो हम लोग यहाँ बीच से हम लोग जिसको स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, हम लोग को बीच में लाना है 35, और 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 का 10 टाइम होता है हमारे पास 250, और दो बार में 50 और हो जाएगा तो 300 आ जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो, इसको आप लोग इक्वल करके जीरो करके लिखना है। जब कभी फैक्टराइज से जाता है तो इक्वल टू जीरो करके लिखते हैं। तो इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो 300 आ रहा है। तो 35 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 35 ही रहे, लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट करें तो 300 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 35 को हम लोग कर सकते हैं 25 प्लस में 10, 25 प्लस में 10, तो 25 और 10 जो होगा 35 तो हो जाएगा, लेकिन 25 को अगर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। ये नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, और इजी क्या हो सकता है, 15 प्लस 20 कर दूं, हाँ यार ये तो हो सकता है, 15 और मल्टीप्लाई में 20 कर दो, तो 15 और 20 हमारा 35 भी हो जाएगा, और 15 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 भी आ जाएगा। बस हो गया, बन गया हमारा काम। इसको पेन से ही रहने दो, इसको ऐसे मिटा लेते हैं। अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि 25x स्क्वायर है, यहाँ पर अपने को क्या करना था, 15 और 20 में हमने कन्वर्ट किया ना, तो पहले मैं 20x लिख लेता हूँ माइनस में, और फिर माइनस में 15x लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी। प्लस में हमारे पास 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, तो 5x कॉमन निकाल लो, बच जाएगा यहाँ पर से 5 और एक x भी बच जाएगा, और इधर से हमारे पास 4 बच जाएगा, क्योंकि 5x 4 से मल्टीप्लाई हो तभी तो 20 आएगा। उसी तरीके से अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो -3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर भी 5x हो जाएगा, क्योंकि 3 5 जब 15 होता है, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ भी माइनस की साइन लग जाएगी, और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 4 जा 12 होगा। तो हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, एक तो हमारा 5x माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और दूसरा हमारे पास बन गया 5x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम लोग 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 इधर जाकर के +4 हो जाएगा, और 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा 3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ जो होगा उस रेक्टेंगल का, वो 4/5 एंड 3/5 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 9th वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है 1 में 7 माइनस 4√3, और b का वैल्यू है 1 में 7 प्लस में 4√3। हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। मैं यहाँ पर पहले तो लिख लेता हूँ कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है अपने को 7 प्लस में 4√3, और b का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7 माइनस में 4√3। हमको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर था ना, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एक्चुअली यहाँ पर a वाला हमारा माइनस में और b वाला प्लस पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस बना देते हैं। ये वाला मेरा माइनस में है तो हो जाएगा, और ये वाला प्लस तो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 7 माइनस 4√3 इसको लिख लेते हैं, और इधर हम लोग 7 प्लस 4√3 लिखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो a का वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास दिया ही हुआ है, तो a का स्क्वायर बना लेंगे। तो a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो -2 इंटू a इंटू में b हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाता है, और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 16 3 हो जाएगा 48, तो आप लोग लिख लो प्लस में 48। ठीक है, और इधर हमारे पास ये हो जाएगा 7 2 जो हमारे पास 14 14 4 जा 56, तो माइनस में 56√3,
अब इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 48 और हमारे पास 48 हो जाता है 96, तो 1 हो जाएगा 97 माइनस में 56 रूट में 3। ये हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है। और उसी तरीके से अब आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास बी के बदले में क्या है 7 प्लस में 4 रूट 3 है ना, यानी कि पूरा का पूरा सेम टू सेम निकलेगा, बस जो माइनस लगा है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी कि जो लास्ट वाला है ये मेरा जो माइनस में आ रहा था ना, यहाँ इसके माइनस की वजह से वो मेरा प्लस में आएगा। बाकी सब तो सेम टू सेम है क्योंकि नंबर भी सेम है, बस साइन यहाँ पर माइनस के बदले प्लस है। तो यहाँ भी मेरा 97 प्लस में 56 रूट 3 आ जाएगा इस तरीके से। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। हम लोग को बोला था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 97 माइनस में 56 रूट 3, ये हमारा ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू, और उसी में ऐड कर देंगे बी वाले का, यानी कि 97 प्लस में 56 रूट 3। तो अब देखो ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों लेकिन प्लस में ही है, इसके लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है कि प्लस की साइन है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 194। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9th था। ठीक है, सो 10th वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ये मैंने आज ही शायद पढ़ाया हुआ था हडी शर्मा के बुक में, मैंने आज या कल में इसका वीडियो बनाया था, जहां पर हमको दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, बिना क्यूब्स निकाले, जैसे हम लोग निकालते हैं ना क्यूब, 28 का क्यूब यानी कि 28 मल्टीप्लाई 28 3 टाइम करते हैं, तो बिना क्यूब निकाले आपको करना है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब का आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझो आप लोग जल्दी से। 28 और 15 और 13 है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। 28 का क्यूब है, माइनस में 15 का क्यूब है और माइनस में 13 का क्यूब है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास कभी भी अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है अगर वो 0 होता है ना, तो उसके बाद हमारा फॉर्मूला बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आरडी शर्मा बुक में भी रिसेंटली पढ़ाया है, आप लोग एक्सरसाइज 4.5 वगैरह में देख लेना, वहीं पे कहीं पे दिया होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करना है बिना डिवीजन दिए, यानी सॉरी बिना इसको कैलकुलेट किए अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी प्लस, देखो अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको c मानता हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा 28 का क्यूब प्लस में माइनस 15 का क्यूब और प्लस में माइनस 13 का क्यूब, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास यहाँ से अगर a है तो इसको हम लोग 28 उसमें प्लस कर देंगे माइनस 15 b को और फिर प्लस कर देंगे c को यानी माइनस 13 को, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। और ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास माइनस 28 बना लेंगे, माइनस के साथ 28, तो प्लस 28 और माइनस 28 आपस में कैंसिल होकर के 0 आ गया। इससे मतलब a b और c जो है उनका सम 0 निकल करके आ जा रहा है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सो यहाँ पर हमारा अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 3abc, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब जो होगा वो 3abc हो जाएगा। अब 3abc का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे a से जो कि 28 है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे b से जो कि माइनस 15 है, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे c से जो कि हमारे पास माइनस का 12 है। तो इस तरीके से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा। चलिए हम लोग फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ जो भी होगा करेंगे। तो हमारे पास 15 3 जाए तो 45 हो जाएगा, है ना। या फिर इसका पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 का अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 और 30 हो जाएगा 180 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा ये 74, नहीं 23 जा हमारे पास कितना होता है 60 ना, तो 54, हाँ सॉरी 18 3 जा 54 हो जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई इससे जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, इनका मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था और एक 0 भी लग जाएगा, यानी कि 540 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट किया है, आप लोग जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब उसका मल्टीप्लाई मैं 28 से कर देता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जो हमारे पास 0 जो उसको भी रहने दो, 8 4 जो हमारे पास हो जाएगा 32 का 2 कैरी हो गया हमारे पास कितना 3। अब उसके बाद 8 5 जब 40 और 3 हो जाएगा हमारा 43। उसके बाद ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, सभी को ऐड कर दो तो आ जाएगा 2, ये 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5 और ये 1 और ये 0 को उतार देना। आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेना, आंसर इतना ही आना चाहिए। तो इसका यानी कि जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। तो हम लोग को इसका क्यूब नहीं निकालना है, क्वेश्चन में साफ से बोला था क्यूब मत निकालिएगा, बिना क्यूब निकाले बनाना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला लग के इतना आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10th का सेकंड पार्ट है और करके दिया हुआ है, और मतलब कि या तो इसको बना लीजिए या तो इसको बना लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहला वाला बनाना नहीं ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है अगर वो इक्वल है 0 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई में ए स्क्वायर माइनस बी सी, फिर 1 बाई में बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस में
1 बाई में सी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए इसको पता करते हैं कितना आएगा आंसर। मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ए बी बी सी और सी ए बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे तो न्यूमरेटर में चाहे तो डिनोमिनेटर में, किसी भी तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस सी आना चाहिए। कैसे आएगा वो समझो। हमको बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो अगर मुझे यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है तो मुझे अगर बी सी की वैल्यू निकालनी रहे तो मैं क्या करूँगा, बी सी को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अगर मैं बी सी को इधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरा ए बी और प्लस में सी ए इधर ही रह जाएगा, बी सी इधर जाकर के माइनस का बी सी हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि माइनस वाले बी सी का जो वैल्यू है वो ए बी प्लस सी आ रहा है। एकदम मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई में ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी सी के बदले में क्या आ गया मेरे पास, ए बी आ गया प्लस वाला और प्लस में सी आ गया। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे। सेम टू सेम वही काम आप लोग जब करोगे, जब आप लोग माइनस सी ए का वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस सी ए को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस सी ए हो जाएगा, तो मेरा ए बी प्लस बी सी बच जाएगा। तो इसके नीचे आप लोग लिखो डायरेक्ट इस तरीके से बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। और उसी तरीके से जब हम लोग को यहाँ पर से ए बी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, माइनस वाले ए बी का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये मेरा माइनस ए बी हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, बी सी प्लस सी ए, यानी कि माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा बी सी प्लस में सी ए। अब आप लोग क्या करो, देखो सभी में डिनोमिनेटर में यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास सभी में बी कॉमन है और यहाँ पर तीनों में सी कॉमन है, तो सबको कॉमन ले लो। तो जब हम लोग ए को कॉमन लेंगे यहाँ से तो ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा ए, इसमें से हमारे पास बी और यहाँ पर हमारा ए कॉमन लिए तो सी बच जाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग बी को कॉमन ले लेते हैं पूरे में से तो बच जाएगा बी प्लस में ए और लास्ट में सी हो जाएगा। यहाँ पर से अगर अपन सी कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से तो हमारे पास एक सी हो जाएगा, ऊपर से एक बी बच जाएगा और एक ए बच जाएगा। अब आप लोग क्या करो, इन सभी का एलसीएम ले लो। यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। इक्वल की साइन एग्जाम में जरूर लगाइएगा आप लोग। डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ए भी है, बी भी और सी भी, तीनों अलग अलग हैं। तो पहले तो ए बी और सी को उतार दो, ठीक है, जो अलग पार्ट होते हैं उसको पूरा उतार दो। उसके बाद जो सेम टू सेम है उसको उतार दो। तो सभी में ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी सब में उतर जाएगा। अब आप लोग क्या जानते हैं कि जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस सी यानी कि ये प्लस वाले सी, ये प्लस वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो ए बी सी है उसमें से मेरा ए कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, बच जाएगा बी सी। उस बी सी को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बी सी आ जाएगा। सेम चीज़ इधर भी वही होगा, इससे ये कट हो जाएगा, बी से बी कट हो जाएगा, ए और सी बच जाएगा तो यहाँ पर ए सी लिख लो। और लास्ट में भी पूरा कट हो जाएगा, सी से सी कट हो जाएगा, ए बी बच जाएगा तो यहाँ पर ए बी लिख लो। अब हम लोग जानते क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका वैल्यू पे कितना दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, तो ऊपर में 0 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास जो दिया हुआ है ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और हम जानते हैं कि कभी भी अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो पूरा का आंसर 0 हो जाता है। तो बस यहाँ पर आपका जो आंसर हो 0 हो जाएगा। इस 0 को यानी इस अंडे को निकालने के लिए इतना फंडा करना पड़ा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 12 मैं इसी वीडियो में करा दूंगा, लेकिन चूंकि अब वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है इसीलिए हम लोग काम करते हैं कि 11 12 वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 16 तक जो भी क्वेश्चन है पूरा एक ही वीडियो में हो जाए। नहीं तो ये वीडियो जब लेंदी हो जाता है ना तो एप्लीकेशन में अपलोड करने में बड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ हो गया। अब 11 से लेकर के 16 तक के लिए नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर हमारे एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।